हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे डाइएजोनियम लवण के रासायनिक गुण तथा सांश्लेषिक उपयोग। जो डाइएजोनियम लवण है उसका इंट्रोडक्शन, बनाने की विधि और भौतिक गुण, इसके बारे में हम लोगों ने पहली क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में पढ़ चुका है। आज हम लोग देखेंगे कि जो डाइएजोनियम लवण है उसके रासायनिक गुण और उसके संश्लेषित उपयोग। तो इसमें जो डाइएजोनियम लवण है वो कौन कौन सा रिएक्शन देगा उसी को केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा जाता है। तो पहला जो रिएक्शन देता है डाइएजोनियम लवण, उसमें है विस्थापन अभिक्रिया और दूसरा अभिक्रिया है अवरोधन अभिक्रिया। तो पहला जो टाइप का रिएक्शन है वो कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो जिस क्रिया में डाइएजोनियम समूह, माने कि डाइएजोनियम ग्रुप किसको बोला जाता है, N2X को। तो डाइएजोनियम समूह पूरा का पूरा मोनोसंयोजी परमाणु द्वारा या फिर समूह द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो वह जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। माने कि जो डाइएजोनियम साल्ट हम लोग जो लेंगे उसमें का जो ये वाला डाइए जो ग्रुप है ना, ये पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह में कोई एकल संयोजी या एक बंध बनाने वाला मोनोसंयोजी परमाणु आकर के जुड़ेगा। तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। दूसरा टाइप का जो रिएक्शन है वो कहलाता है अवरोधन अभिक्रिया। तो अवरोधन अभिक्रिया में क्या करते हैं कि जिस अभिक्रिया में दोनों नाइट्रोजन का अवरोधन या फिर रक्षण होता है। देखो, डाइएजोनियम में जो दो नाइट्रोजन रहता है ना, इन दोनों नाइट्रोजन को बचा करके रखेंगे, माने कि उसको रोक करके रखेंगे, उसकी रक्षा करके रखेंगे, रक्षण करेंगे। तथा जो उसमें केवल ये जो हैलोजन पाया जाता है ना, इसी हैलोजन को वहाँ से बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे नया ग्रुप को जोड़ेंगे। तो वह जो अभिक्रिया है वो अवरोधन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको डिटेल से अब हम लोग देखते हैं। पहला में क्या होगा, N2X पूरा पूरा बाहर निकल के नया ग्रुप उसकी जगह पे जुड़ेगा, तो वो कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा टाइप का रिएक्शन में क्या होगा, जो N2 ग्रुप है ना, इसको बचा करके रखेंगे, केवल X को बाहर निकालेंगे और उसकी जगह पे नया ग्रुप जोड़ेंगे। तो वो जो अभिक्रिया है वो अवरोधन अभिक्रिया कहलाएगी। तो पहला देख लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल, N2Cl का हाइड्रोजन द्वारा विस्थापन या फिर बेंजीन का बनना। तो ये है हमारा डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको जब H3PO2 और जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें का जो N2Cl है ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इसमें का जो N2 है नाइट्रोजन बन के बाहर निकलेगा और इसमें का जो Cl है ना, इसमें के हाइड्रोजन के साथ HCl बन के बाहर निकल जाएगा और जो बचा हुआ चीज़ है इसमें का ऑक्सीजन, फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये सभी H3PO3 बन के बाहर निकल जाएंगे। और इसमें का जो बेंजीन रिंग है ना, इसके पास इसमें का H2O का एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाता है। यहाँ ये पूरा बाहर निकल रहा है तो इसकी जगह में इसमें का हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है और बेंजीन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, N2Cl ग्रुप का हाइड्रोजन के द्वारा विस्थापन हो रहा है। तो ये रिएक्शन कॉपर प्लस आयन की उपस्थिति में होती है। तो ये पहला रिएक्शन है जिसमें N2Cl पूरा पूरा बाहर निकलेगा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा। दूसरा रिएक्शन देखते हैं, हैलोजन द्वारा विस्थापन। तो कोई सा भी हैलोजन ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेगा और इस ग्रुप को पूरा बाहर निकालेगा तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हैलोजन द्वारा विस्थापन। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न का निर्माण हो जाएगा। तो इसको देखते हैं आगे रिएक्शन में। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको जब CuCN और KCN की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो CN ग्रुप है ना,
यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, इसमें का CN और इसमें का जो नाइट्रोजन है N2 के रूप में बाहर निकल जाता है और इस K के साथ ये Cl KCl बन के बाहर निकलेगा। तो इसमें का ये जो पूरा ग्रुप है इसमें के CN ग्रुप के द्वारा हट रहा है, तो ये बेंजीन है और CN है साइनो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो बेंजीन बनेगा। यहाँ पे देखते हैं कि जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं N2Cl वाले डाइएजोनियम क्लोराइड को, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, N2 बन के बाहर निकलेगा और इसमें का Cl भी बाहर निकलेगा और ये वाला Cl आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इस पूरे ग्रुप को क्लोरीन परमाणु हटा करके खुद यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। एक और देखते हैं, जब HBr को लेते हैं ना, तो इसमें का नाइट्रोजन N2 बन के बाहर निकलेगा, Cl इस H के साथ HCl बन के बाहर निकलेगा और इसमें का जो ब्रोमीन है ना यहाँ पे आकर के जुड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन और ब्रोमीन, तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। तो ये हो गया, ये हैलोजन, ये क्लोरीन भी हैलोजन है, ब्रोमीन भी हैलोजन है और एक की जगह हम CN- भी रख सकते हैं। तो इन सब के द्वारा इस डाइएजो ग्रुप का पूरा विस्थापन इसमें हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये जो इतना सारा अभिक्रिया हुआ है ना, इन सभी अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है या सेंडमायर रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये क्या था, यहाँ पे जो हुआ था ना, उसी को यहाँ पे जो बेंजीन रिंग लिए थे यहाँ पे, उसकी जगह में यहाँ पे C6H5 को लिया है, मैंने बेंजीन रिंग की जगह पे उसका सूत्र को लिखा है और उसी रिएक्शन को सेम यहाँ पे करा के बताया है, तो ये ऊपर वाला ही है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आयोडीन द्वारा विस्थापन, ये जो डाइएजो ग्रुप है इसको जब आयोडीन के द्वारा हटाएंगे, माने कि यहाँ पे आयोडीन आके जुड़ेगा और ये डाइएजो ग्रुप बाहर निकलेगा, तो उस रिएक्शन को आयोडीन द्वारा विस्थापन बोलेंगे। तो यह डाइएजो ग्रुप, इसमें जब KI से रिएक्शन कराते हैं, गर्म करते हैं, तो इसमें का N2 बाहर निकलेगा, इसमें का आयोडीन इसमें आके जुड़ जाएगा I, और इसमें का जो Cl है K के साथ मिलकर KCl का निर्माण करेगा। अगला देखते हैं, फ्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापन। तो जब HbF4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें का N2 पहले ये क्या हो जाएगा, योगात्मक यौगिक का इन दोनों को जब ट्रीट करते हैं ना, रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें का H और इसमें का Cl HCl बन के बाहर निकल रहा है और बाकी जो बचा है वो आपस में जुड़ गया है, तो फ्लोरोबोरेट का निर्माण करता है। इसको फिर से गर्म करते हैं, तो इसमें का जो एक तो फ्लोरीन है यहाँ पे बचेगा फ्लोरीन के रूप में और इसमें का BF3 बाहर निकलेगा और ये जो N2 है नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा। अगला देखते हैं, OH समूह द्वारा विस्थापन। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अम्लीय माध्यम में H+ की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ का जो नाइट्रोजन है N2 बन के बाहर निकला है और इसमें का जो Cl है H के साथ HCl बनाएगा और यहाँ पे इसमें का OH ग्रुप जाके यहाँ जुड़ जाता है, तो यहाँ से फिनाल का निर्माण होगा प्रोडक्ट के रूप में। आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे क्या हुआ है, आर्सो और पैरादेशिक समूह से मेटा प्रतिस्थापी फिनाल बनाना, तो डाइएजोनियम लवण का उपयोग करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो डाइएजोनियम साल्ट का पहले निर्माण किया जा रहा है, उसके बाद उसमें रिएक्शन करा के फिनाल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा है मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसको जब हम लोग H2SO4 और सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से हमको डाइएजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। ये देखो N2HSO4 मिला है डाइएजोनियम साल्ट। इसको जल से रिएक्शन कराते हैं तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है और इसकी जगह पे यहाँ का जल का OH ग्रुप आके जुड़ जाता है, तो यहाँ से मेटा नाइट्रोफिनाल का निर्माण हो जाता है प्रोडक्ट के रूप में। तो ये हो गया एरोमेटिक फिनाल या एरोमेटिक एल्कोहल का निर्माण होना।
उसके बाद इसी में आगे देखते हैं और विस्थापन रिएक्शन में तो और आएगा एथाक्सी समूह द्वारा विस्थापन। तो एथाक्सी समूह में क्या होगा, C2H5O, H को नहीं लेना है ना, C2H5O को एथाक्सी ग्रुप बोला जाता है। तो ये पूरा ग्रुप जब बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह पे C2H5O ग्रुप आके जुड़ेगा तो उसको एथाक्सी समूह द्वारा विस्थापन कहेंगे। तो यहाँ से देखो OC2H5 जुड़ा है, बाकी सब बाहर निकल गए हैं। तो इसमें ये एरोमेटिक ग्रुप है, ये एलिफेटिक ग्रुप है और बीच में O है। तो यहाँ से ईथर का निर्माण हो रहा है, ROR वाले यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ईथर का निर्माण यहाँ से हो जाता है। अगला देखते हैं नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर NO2 ग्रुप जा कर के जुड़ेगा, तो उसको बोलेंगे नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन। तो इससे रिएक्शन कराते हैं तो पहले HCl निकलेगा और योगात्मक HCl यहाँ से निकला है, फिर सब जुड़ के एक ठो प्रोडक्ट बनाएंगे। इसको फिर से सोडा नाइट्राइट के साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें का जो NO2 ग्रुप है ना, यहाँ पे जाके जुड़ के नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करेगा। अगला देखते हैं SS समूह द्वारा विस्थापन। तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह पे SH ग्रुप जा कर के जुड़ेगा। तो यहाँ से देखो OH को यहाँ पे अगर O रहता और H रहता तो उसको फिनाल बोलते, तो O के जगह में S है तो इसको थायोफिनाल बोलेंगे। तो यहाँ पे थायोफिनाल का निर्माण होता है। उसके बाद एरिल समूह द्वारा विस्थापन या बाइफेनिल का बनना। तो जो एरिल समूह के द्वारा विस्थापन में क्या होगा, ये पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा और उसकी जगह पे कोई सा भी एरोमेटिक ग्रुप आ करके जुड़ेगा। देखो इसमें बेंजीन था ना, और ये सब बाहर निकल गए हैं और इन सब के जगह में एक और बेंजीन ग्रुप इसमें आकर के जुड़ गया है। तो जब बेंजीन या एरोमेटिक ग्रुप जाके जुड़ता है इसकी जगह पे तो उसको एरिल समूह द्वारा विस्थापन बोलेंगे। और यहाँ पे ये एक फेनिल है और ये भी एक फेनिल है, तो दो ठो फेनिल है तो दो ठो को बाइफेनिल बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइफेनिल का निर्माण होता है। उसके बाद ये तो उसी रिएक्शन को फिर से बताया है अलग प्रकार से। दो टाइप से रिएक्शन होगा, पहला तो इसकी उपस्थिति में और दूसरा NaOH की उपस्थिति में बेंजीन के साथ। तो दोनों में ये हमको बाइफेनिल प्राप्त होगा। अगली अभिक्रिया है अवरोधन अभिक्रिया। तो जो अवरोधन अभिक्रिया में क्या हो रहा था हम लोग देखे थे पहले इंट्रो में, N2 ग्रुप को बचा करके रखना है, केवल इसमें के Cl को बाहर निकालना है। तो इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला इसमें आता है अवरोधन अभिक्रिया में युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और यह हमारा एनिलीन। तो इसमें का जो है क्या होगा, इसमें का H और इसमें का Cl, HCl बन के बाहर निकलेगा और बाकी जो बचेगा ना सीधा सीधा जुड़ जाता है। यहाँ पे देखो इसमें का Cl और इसमें का H, HCl बन के बाहर निकला है और ये बेंजीन रिंग फिर N2, तो बेंजीन रिंग और N2 को फैला करके लिखा है, फिर NH इसमें बचेगा तो NH और ये वाला बेंजीन रिंग यहाँ पे, तो सीधा सीधा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका नाम हो जाता है डाईएजो। ये डाईएजो ग्रुप है ना, तो डाईएजो, ये एमिनो ग्रुप है तो एमिनो और दोनों तरफ बेंजीन है तो बेंजीन, तो डाईएजो एमिनो बेंजीन का निर्माण यहाँ से हो जाता है। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो पुनर्विन्यासित होकर के यहाँ पे पैरा एमिनो एजो बेंजीन मिलता है जो पीले कलर का प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं युग्मन अभिक्रिया में, तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि इसमें का जो NH ग्रुप है उल्टा इधर आ जाता है और ये डायरेक्ट N से बेंजीन रिंग जुड़ जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसी में युग्मन अभिक्रिया क्या होता है, OH या NH2 के सापेक्ष पैरा स्थिति पे होता है। जैसे इसमें जो बेंजीन रिंग है ना, इसमें कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि OH ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो कोई सा ग्रुप जुड़ा रहेगा, जैसे कि OH NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा
इसमें OH ग्रुप जुड़ा है, तो इसके सापेक्ष जो युग्मन अभिक्रिया होगी ना, इसके सापेक्ष पैरा पोजीशन पे होगा। तो इसको 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा आर्थो, ये हो जाएगा मेटा और ये हो जाएगा पैरा। तो इस रिंग के इस पैरा पोजीशन पे युग्मन अभिक्रिया होगी और पैरा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। उसके बाद आगे देखते हैं कि इसमें जो है CH3 ग्रुप यहाँ पे पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसमें पैरा स्थिति पे प्रोडक्ट बनता है जब OH या NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है। तो लेकिन क्या होता है, पैरा स्थिति पे कोई भारी ग्रुप जब जुड़ा रहता है, जैसे कि ये इसके पैरा पे पहले से एक ठो ग्रुप उपस्थित है, तो अब ये क्या करेगा, जब पैरा स्थिति पे कोई भारी ग्रुप जुड़ा रहता है तब आर्थो स्थिति पे जाके, यहाँ पे लिखा है आर्थो स्थिति पे जाके प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। तो इसके पैरा पे पहला से ये ग्रुप जुड़ा है, तो इसके आर्थो पे, माने कि इसके आर्थो पे डाइएजो वाले युग्मन अभिक्रिया का प्रोडक्ट बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें रिएक्शन होता है। उसके बाद ये जो एक है अम्ल सार सूचक मेथिल ऑरेंज को सल्फेनिक अम्ल के डाइएजोनियम लवण तथा इसमें युग्मन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो मेथिल ऑरेंज है ना, जिसको सूचक के रूप में प्रैक्टिकल में उपयोग करते हैं अम्ल क्षार अनुमापन में, तो मेथिल ऑरेंज एक अम्ल क्षार अनुमापन में उपयोग होने वाला सूचक है जिसका स्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा है। यह है हमारा मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज को प्राप्त करने के लिए हम लोग डाईमेथिल एनिलीन और बेंजीन के जो डाइएजोनियम साल्ट है, इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से हमको मेथिल ऑरेंज प्राप्त होता है, जिसका उपयोग प्रैक्टिकल में सूचक के रूप में किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा अभिक्रिया है अवरोधन अभिक्रिया में, वह है अपचयन। तो फेनिल हाइड्राजीन या एमीन का बनना। देखो जो डाइएजोनियम साल्ट लिए हैं ना, पढ़ रहे हैं अभी, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। अपचयन माने कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये जो डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसके साथ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, माने कि अपचयन करेंगे। तो ये अभिक्रिया NHSO3 की उपस्थिति में होती है। तो ये जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फेनिल हाइड्राजीन या फिर एमीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें जब रिएक्शन कराते हैं तो जो ये 4 ठो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें के H और Cl बन के HCl बन के बाहर निकलेगा, और 3 ठो जो हाइड्रोजन बचा है ना, वो एक नाइट्रोजन के साथ NH बनाएगा, और 2 ठो हाइड्रोजन फिर बचा, वो फिर एक नाइट्रोजन के साथ NH2 बनाता है। तो यहाँ से यह फेनिल ग्रुप और NH2 इतना जब रहता है तो इसको फेनिल हाइड्रोजन बोला जाता है। तो यहाँ से फेनिल हाइड्रोजन प्राप्त होगा। अगर इसकी उपस्थिति में ना करके H और ZnHCl की उपस्थिति में जब अपचयन कराया जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, तो यहाँ से हमको बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप वाला बेंजीन, एमीन या फिर एनिलीन का निर्माण होगा। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे कंप्लीट होता है इसमें रिएक्शन। अब दिया हुआ है कि जो डाइएजोनियम साल्ट अभी जो पढ़े हैं, उन सब का एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण में क्या क्या महत्व है। तो इस अभिक्रिया से स्पष्ट होता है कि जो डाइएजोनियम साल्ट है वो बेंजीन रिंग में कहाँ पे पाया जाता है, बेंजीन रिंग में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CN, OH, NH2 इन सभी के प्रवेश के लिए एक अच्छा माध्यमिक यौगिक का काम करता है। माने कि डाइएजोनियम साल्ट वाले में किसी चीज़ का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ये सब ग्रुप आसानी से जुड़ करके, जब फ्लोरीन जुड़ता है तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ता है तो क्लोरो, साइनाइड जुड़ता है तो साइनो, OH ग्रुप जुड़ता है तो फिनाल का, और नाइट्रो जुड़ता है तो नाइट्रो प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इन सब के निर्माण करने के लिए डाइएजोनियम साल्ट का उपयोग किया जाता है। अगला है कि जो एरिल फ्लोराइड हैं और आयोडाइड हैं, माने कि फ्लोरीन और आयोडीन को बेंजीन रिंग में जोड़ने के लिए जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है
वो नहीं हो पाता है, उसके द्वारा हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन जो डाइएजोनियम क्लोराइड है उनके द्वारा इन सब को सरलता से बनाया जा सकता है। माने कि जो जो रिएक्शन को सीधे तौर पे नहीं किया जा सकता उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइएजोनियम साल्ट की सहायता से सरलता से बनाया जा सकता है। तो यह है इसका उपयोग। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, डाइएजोनियम साल्ट टाइप का दूसरे समूह द्वारा प्रतिस्थापन या फिर प्रतिस्थापी एरोमेटिक यौगिक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का उपयोग कि बहुत सारे यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है और बेंजीन में सीधे प्रतिस्थापन से जो यौगिक नहीं बनाए जा सकते उनको भी डाइएजोनियम साल्ट का उपयोग करके हम लोग आसानी से और सरलता से बना सकते हैं। तो यह हुआ इसका उपयोग। इसके बाद ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक वाला। इसके बाद इसके आगे का जो नया चैप्टर है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पूछना होगा तो पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।